भागलपुर। आइए मित्रों, 3 जनवरी 2022 पेपर 2 महत्वपूर्ण सीडीपी के प्रश्नों में धमाल चौकड़ी मचाते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? सोशल एक्सपेक्टेशन is developed is referred to as। तो सामाजिक अपेक्षा, सामाजिक यूं तो विकास न सार्वभौमिक होता है, शारीरिक गतिविधि वाला भी होता है, शारीरिक वृद्धि, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक गतिविधि, एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता, मानसिक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग सामाजिकता के ही अंतर्गत आता है ना। सामाजिक अंतःक्रिया करना, भौतिक वातावरण पर लर्निंग बाय डूइंग करना। तो सामाजिक अपेक्षा, भौतिक वातावरण पर बच्चा करता है विकास। सामाजिकता, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारिता, और बच्चे करते हैं विकास सीखते हुए। कुछ अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है, बट समझ डेवलप होनी चाहिए। कहता है विकासात्मक आवश्यकताएं, जरूरतें क्या अपेक्षा करते हैं कि बच्चा समाज से जुड़ के अंतःक्रिया करे, यानी कार्य करे। आवश्यकताएं आपका बेहतरीन दमदार उत्तर नहीं होगा। विकासात्मक बाधाएं, ये तो बिल्कुल नहीं। विकासात्मक क्षेत्र, सामाजिक अपेक्षा, डेवलपमेंट टास्क, डेवलपमेंट एक्टिविटी, कार्य के साथ देखा जाए तो डेवलपमेंट गतिविधि, और इस सामाजिकता के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सभी सम्मिलित रहते हैं। बच्चा मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ गतिविधि करके सीखता है, क्रियात्मक गतिविधि। यहाँ पर ना लर्निंग बाय डूइंग है, गतिविधि करना है, इसीलिए यह आपका बेहतरीन विकल्प के रूप में उत्तर होगा, ना कि आवश्यकताएं। आवश्यकताएं तो एक मनोदशा हो गया, मन की भावनाएं। क्षेत्र, लेकिन बच्चा जब तक नन्हा अन्वेषक कब होगा? जब गतिविधि करेगा, एक्टिविटी करेगा, कार्य करेगा। तो हुआ ना 1 नंबर उत्तर। विकास, डेवलपमेंट शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, सेंटर टू बॉडी, सेंटर टू आउटवर्ड्स डायरेक्शन। प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है, बिल्कुल सही है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता है सिफिलोकॉर्डल में, तो ये कहना गलत होगा कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। एक आयामी साहब, बहुआयामी होता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशियल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, हर प्रकार की गतिविधि, तभी तो बच्चे का होता है चहुमुखी विकास। केवल एक आयामी यानी फिजिकल या किसी एक क्षेत्र को लेना गलत होगा। वातावरणीय कारक, आनुवांशिक कारक भी तो होता है, और कहता है प्रभावित नहीं करता है, तो यह भी गलत। सही कौन? 1 नंबर, प्रॉक्सिमोडिस्टल गतिविधि बिल्कुल सही उत्तर के रूप में होगा। कहा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है, फिर ठहर जाता है। यारा, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, ठहरना कहाँ से सही पाया जाएगा? मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं। देखिए, अधिगम तो जीवन पर्यंत चलेगा, नई चीजें यानी अधिगम कैसे नहीं होगा भला? नहीं, नई चीजें, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, तो गलत हुआ, और डी नंबर उत्तर के रूप में। दोनों गलत हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य बोले तो मल्टीमीडिया, यूट्यूब चैनल इत्यादि, टेलीविजन। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर, अच्छा ये क्या है? ये तो आपका क्या हो जाएगा ना, ये मीडिया हो जाएगा। मीडिया, द्वितीयक संस्थान।
बाकी प्रश्न पूरा पढ़ लें। प्रश्न कह रहा है आगे, सबसे पहले तो आपने प्रश्न देखा ना, विद्यार्थियों के एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर भूमिका निभाती है, दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। तो मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, बच्चे टीवी से चलचित्रों से सीखते हैं ना, अवलोकनात्मक गतिविधि करते हुए अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अनुसार। रियलिटी शो, टीवी, यूट्यूब चैनल, तो मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में, जिससे बच्चों में सामाजिक बहुमुखता आती है, बहुमुखी प्रतिभा डेवलप होती है। स्वयं के भावी जीवन में बच्चा अंतःक्रिया करते हुए, प्रयास करते हुए उन गतिविधि को देखता है, सीखता है। और रियलिटी शो क्या होगा? मीडिया ही तो होगा। 3 नंबर, जीन प्याजे के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है? क्रम में लगाने की योग्यता, क्रमबद्धता, सीरिएशन किसमें आता है? मूर्त अवस्था, 7 से 11 वर्ष। जीन प्याजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, परिष्कृत और परिवर्तित करती है मानसिक संरचनाओं को। तो ये क्या कहलाएगा? संतुलीकरण होगा, संतुलीकरण। जीन प्याजे के अनुसार सतत प्रक्रिया जो भी बच्चे का मानसिक संरचना है, कॉन्सेप्ट है, उनके बीच संतुलन स्थापित करता है, परिष्कृत और परिवर्तित करता है, परिष्कृत और परिवर्तित करता है। संतुलीकरण का अर्थ ही होता है एजिमिलेशन, साम्य धारण। संतुलीकरण माने कि नए विचार या विचार के साथ समायोजन करना, अपने विचार और क्रिया को नए विचार और वस्तु में फिट करना। बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे नई परिस्थिति के साथ समायोजन करना सीखता है। मानसिक वृद्धि में आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन, समायोजन, इनके बीच संतुलीकरण करता है एक बालक। प्रश्न देखिए, पैटर्न कुछ अलग है। देखें प्रश्न, ऑन गोइंग प्रोसेस माने सतत प्रक्रिया, विच रिफाइंस जो कि परिशुद्ध करती है, शुद्ध करती है, एंड ट्रांसफॉर्म्स, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया है, मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। संतुलीकरण, समावेशन। अच्छा जी, एक और बात, एकोमोडेशन तो दिया नहीं गया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा एकोमोडेशन अर्थात समायोजन, मतलब सुधार करके एक नई संरचना का निर्माण करना। तो एकोमोडेशन तो है नहीं, तो संतुलीकरण होगा। वस्तु स्थायित्व तो कहा जाता है दृष्टि पटल से ओझल होने के बाद भी वस्तु का चित्र दृष्टि पटल पर बने रहना। नकल उतारने जैसा व्यवहार जी नहीं। तो बच गया आपका 2 ऑप्शन। पुनः पढ़ें। जीन प्याजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को शुद्ध करता है। ऐसा नहीं कि मानसिक संरचनाओं को एज इट इज मतलब कि मिक्स किया जा रहा है, इसीलिए एजिमिलेशन तो होगा नहीं। तो परिशुद्ध करते हैं, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, क्या सही है क्या गलत है, परिशुद्ध करके नए विचार को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो संतुलीकरण। तीनों विकल्प आपके यहाँ खत्म हो गए, गलत हो गए। 4 नंबर उत्तर होगा। दोस्त, एकोमोडेशन, समायोजन तो दिया नहीं गया है, तो आपको अलग तरीके से सोचना ही होगा। नेक्स्ट, एजिमिलेशन तो आप जानते ही हैं ना। एजिमिलेशन माने पूर्व विचार को, प्री कॉन्सेप्ट को और न्यू कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देना, अतः सी नहीं होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार कहा जा रहा है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख। तो समस्या को हल करते हुए, यानी बच्चा खुद से प्रयास कर रहा है ना,
उनकी सहायता, तो शिक्षिका थोड़ी बहुत सहायता भी कर देती है, तो ये क्या होगा? पाढ़ निर्माण, स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण, बच्चे का खुद का प्रयास और अस्थायी मदद समवयस्कों का। अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है, संकेत एवं इशारे, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, हिंट्स एंड क्यूज, संकेत एवं इशारे दिया जाता है ना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या है? पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण, जो कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के वर्तमान निष्पादन, क्या सुना आपने? वर्तमान निष्पादन, क्रिया करना, ऑपरेशन करना के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाता है। आप एक विकल्प में देखिएगा, विद्यार्थी के वर्तमान निष्पादन के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाना। वर्तमान निष्पादन यानी खुद का क्रियाकलाप, और शिक्षकों की या समवयस्कों की सहायता भी आ गया। तो भी ऐसे क्वेश्चन में आप पाढ़ निर्माण लगाएंगे। आगे बढ़े दोस्त। इस प्रकार की सहायता से क्या होगा? बच्चा अभिप्रेरित होगा, मोटिवेटेड होगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया? ये देखिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वाइगोत्स्की, कोलैबोरेटिव, ये तो स्पष्ट रूप में आपने जाना हुआ है। बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि, अपने दोस्त मुहिम से, दादा दादी, परिवार के मित्रगण, ये भाई बंधु, प्लेग्राउंड पर मित्रगण आदि से अंतः क्रिया करता है। सहयोगात्मक गतिविधि, मित्र मंडली होती है बच्चे की, कोलैबोरेटिव लर्निंग। और सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। लॉरेंस कोहलबर्गी कहा जा रहा है प्रमुख आलोचना, मुख्य आलोचना। उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। बिल्कुल सही बात है, यह आलोचना है, नारियों पर जोर नहीं दिया है। इनके कहानी के पात्र कौन है? हिंज, हाइनस। तो नारी परिप्रेक्ष्य गौण रख दिया गया है। हिज थ्योरी अंडरमाइंस, यानी कि अंडर डिटरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव। बाकी देखिए ना, सही है, उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। तो पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, लेकिन उन पर ही शोधन करके, परिष्कृत करके किया था गतिविधि। खैर, यह तो आलोचना है नहीं, निगेटिविटी। उन्होंने बच्चों को की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुलझाईं। नहीं, ये भी आलोचना नहीं है। आलोचना स्पष्ट रूप से लगभग 6-7 आलोचना हमने भी पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। जो कैरोलिन गिलिगन है, उन्होंने क्या कहा? ये लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, यानी स्त्रीत्व का पालन नहीं करता है। क्योंकि हाइनस जो कहानी के कथाकार हैं, इनकी जो यूनानी कथा है, उनके आधार पर नारियों के बारे में नहीं लिया गया है। तो एक नंबर ना। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, यानी बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकार में एक नहीं है? तो 3 होंगे और एक नहीं होगा। तो कौन सा? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक है, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी, व्यवहारिक बुद्धि। ये देखिए, प्रैक्टिकल बताया गया है, नहीं बताया, यही गलत है और यही उत्तर होगा। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थोड़े ही कहा गया है। इनमें कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा? कैसा? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में संरचनात्मक शिक्षण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का उदाहरण होगा, उसको बढ़ावा देगा। विविध स्पष्टीकरण, एक रूपी नहीं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। तो विविधता को सुसाधित करना चाहिए, बहु विविध स्रोतों से एग्जाम्पल लेने चाहिए, टीएलएम मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। रट कर याद करना गलत, पुरस्कार दंड गलत, बार बार प्रैक्टिस करवाते रहिए, वेधन एवं अभ्यास। तो एक नंबर मिला उत्तर। विविध प्रकार के उदाहरणों को लेना।
क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर की है, सुगम करता, सुविधादाता। तो शिक्षक को ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर के अधिगम पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए प्राप्त करे, तभी तो बच्चे का होगा चहुमुखी विकास। समग्रतावादी दृष्टिकोण। देखें 12 नंबर प्रश्न कहता है बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण, मल्टीलिंग्विज्म है ना, बहुभाषिकता, तो बहुभाषिकता को सम्मान देना चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता उनकी भाषा को सम्मान देते हुए आगे बढ़ाएंगे, समावेशित करते हुए एक प्रकार का माहौल तैयार होगा, वातावरण तैयार होगा। आइए गलत विकल्प देखें, ये देखिए दंडित किया जाना चाहिए, गलत हुआ ना। केवल उन्हीं विद्यार्थी को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। निर्देश की भाषा, शिक्षक जो पढ़ा रहा है ना उसी भाषा को बोलना यदि जानता है तो उसी भाषा को प्रवेश देना चाहिए। गलत हुआ ना, समावेशी कक्षा तो सबके लिए होती है और सभी बच्चों की बहुभाषिकता यानी कि मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, जिस भाषा में बच्चे को अपनी कक्षा में जिस भाषा को प्रयोग करना है सबको सम्मान देना चाहिए। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही। कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित होना चाहिए जो सभी विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देगा, पॉजिटिव है। कहते हैं उपेक्षा करना चाहिए, शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा नेगेटिव वर्ड है, अपेक्षा पॉजिटिव होता है, जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते। देखिए मातृभाषा का उपयोग को गलत कहा जा रहा है। 3 नंबर होगा ना उत्तर। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं। मानकीय जेंडर बोले तो मानक अर्थात लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, अर्थात बच्चे समझ जाते हैं कि ये लिंग पूर्वाग्रह कर रहा है, यानी अपने हद में रहो, अपना हद को पार कर रहे हो। जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, तो ये देखिए पॉजिटिव हो गया ना। मम्मी क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक कर रही हैं और पिताजी क्या कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल। जबकि होता क्या है, मम्मी जो है ना अक्सर स्त्रियां जो है ना बच्चों की देखभाल का जिम्मा अपनाती हैं और बाहरी काम पिता। तो ये देखिए उपकरण ठीक करना किसके साथ जोड़ा गया, स्त्रियों के साथ। तो ये क्या है ना, लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देगा, जेंडर रूढ़िवादिता को, स्टीरियोटाइप को। कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़िवादियों का अनुसरण करेंगे, बिल्कुल कम संभावना है और सही है। कहता है अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, गलत। क्योंकि यहाँ देखिए ना उदाहरण कैसे लिए गए हैं आपके सामने कि माता को उपकरण, माता को बाहरी कामकाज और पिता पिता ये वाला स्टेटमेंट तो आप समझ रहे होंगे, पिता को बच्चों की देखभाल, जबकि अक्सर माता को यह ड्यूटी दिया जाता है, हाउस वाइफ। तो कम संभावना है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप का अनुसरण करेंगे। अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ि पर पालन करेंगे, नहीं। कम संभावना है कि समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़ि मानदंडों के विरुद्ध होंगे। अर्थात जेंडर मानदंड के, जेंडर जो है लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर नॉर्म्स उसके विरुद्ध होंगे। बात समझा कुछ आपने? यानी कम संभावना है कि वे रूढ़िवादी का विरोध करेंगे, कम संभावना है यार। ज्यादा संभावना है कि वो विरोध करेंगे जेंडर मानदंड का। थोड़ा प्रश्न को समझे ना, कम संभावना नहीं, ज्यादा संभावना होगी कि वो समाज में प्रचलित जो भेदभाव हो रहा है स्त्री और पुरुषों के बीच, उसके विरुद्ध होंगे। तो कहता है कम संभावना, ज्यादा संभावना होगी ना, क्योंकि यहाँ उदाहरण पॉजिटिव रूप में लिया जा रहा है। तो 1 नंबर, कम संभावना है कि वो खुद भी लिंग पूर्वाग्रह का अनुसरण करेंगे, कम संभावना है। सही बातें हैं।
आखिर एक बालक लिंग पूर्वाग्रह को क्यों बढ़ावा देगा जब उसके समाज से ऐसे उदाहरण माता पिता के द्वारा अपनाए जा रहे हैं जो खुद भी लिंग भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो कम संभावना होगी ना कि बच्चे भी लिंग पूर्वाग्रह को अनुसरण करेंगे। कम संभावना होगी, क्योंकि बच्चा समाज से सीखता है, माता पिता अभिभावकों से सीखता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? असेसमेंट करना, बच्चों का जो जांच किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, तो उसके आधार पर कहा जा रहा है। क्या उद्देश्य हैं? सीखने के लिए सुनिश्चित, अच्छा ये देखिए, ये विकल्प देख पा रहे हैं, तो एक या दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो आपको अपने तार्किक स्तर को बेहतर करके ऐसे विकल्प को लगाने चाहिए। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए ये देखिए, निश्चित, स्थिर, सुनिश्चित करना। यार अलग अलग गतिविधि से अलग अलग दृष्टिकोण, बहुविविध दृष्टिकोण, अपसारी चिंतन दृष्टिकोण पैदा होगा, ना कि सुनिश्चित, ना कि फिक्स्ड टाइप का। फिक्स्ड टाइप का बच्चों में चिंतन उत्पन्न नहीं करना है और डर पैदा नहीं करना चाहिए, तो गलत हुआ ना। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, जो भी पढ़ा गया क्रिया है उसको जो है ना, क्रियाओं को क्या करना, दोहराना। बिल्कुल सही बातें हैं। लर्निंग प्रोसेस को क्या करना, रिवाइज करना, रिवाइज। अधिगम को, विकास को अनुकूलित बनाना, अधिगम और विकास को अनुकूलित यानी बच्चों के अनुसार ढाल देना। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थी को समर्थन देना, बिल्कुल सही। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनको सम्मान देना, कहाँ, कक्षा के अंदर और प्लेग्राउंड, बाहर भी, हर जगह। तो देखें, 2 3 4 विकल्प सही होंगे। गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में मदद करता है। गत्यात्मक यानी कि डायनामिक। गत्यात्मक का मतलब गतिशील। गतिशील मूल्यांकन अर्थात एक प्रकार का नहीं, अलग अलग प्रकार के हर कौशल। देखिए ना, गत्यात्मक मूल्यांकन, डायनामिक असेसमेंट। और डायनामिक को आप सर्च करें जरा, अंग्रेजी को हिंदी में डिक्शनरी निकालिए, सर्च कीजिए, देखिए क्या मिलेगा। गतिशील मूल्यांकन का क्या समझने में मदद करता है? तो हर प्रकार के बच्चे, जो व्यक्तिक विभिन्न बालक होते हैं, उनकी अधिगम की शैली को, आवश्यकता को समझने में मदद करेगा। अब कहा जा रहा है बच्चे का बौद्धिक स्तर समकक्षियों की तुलना में, बौद्धिक स्तर क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? बौद्धिक स्तर की, बच्चा मूढ़ है, बच्चा प्रतिभाशाली है। समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद यानी कि रैंक, कैसा रैंक, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, दूसरे बच्चों की तुलना में, तो गलत हुआ ना। कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं, साहब लायक रहे या ना रहे, आप ऐसी बातें करके बच्चे के दिमाग में, मन मस्तिष्क में निगेटिविटी भर दोगे। तो ऐसे विकल्प को चुनना चाहिए क्या? यारा, बच्चे की आवश्यकता यानी अलग अलग रुचि, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग प्रकार के संवेग को निर्दिष्ट करेगा क्या गत्यात्मक मूल्यांकन? उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अपने शिक्षण के स्टाइल, शिक्षण की शैली का निर्माण करेगा एक शिक्षक, ताकि उन्हें प्रभावशाली रूप से पठन पाठन करवाया जा सके, संचालित करवाया जा सके। तो देखें, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चे का बौद्धिक स्तर यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट, आईक्यू। तब तो आप भेदभाव करोगे कि इस बच्चे का 140 बुद्धि लब्धि है, इसने गलती किया है, बहुत सारे इसके क्वेश्चन में आंसर गलत लिए गए हैं, जैसे चेक करने के दौरान देखते हैं, तो बच्चे को मूढ़ बच्चा की उपाधि दे दीजिएगा ना,
बौद्धिक स्तर के आधार पर। आप बच्चे की विविध अधिगम शैली को अपनाइए, आवश्यकता को अपनाइए। स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स, बच्चे की ज़रूरत क्या है? शिक्षक का सबसे बड़ा गुण, धर्म तो यही होना चाहिए ना, ताकि बच्चा असफल हो रहा है यह भी जानने को मिले, और उन क्यों? उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षक गतिविधि नहीं कर पा रहा है। आपका दमदार विकल्प सी नंबर होगा दोस्त। देखें, कहता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में क्या करने से बचना चाहिए? क्या करने से बचना चाहिए? विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना, बिल्कुल देना चाहिए। विविध दृष्टिकोण को बच्चों को चर्चा करने का मौका देना चाहिए। विद्यार्थी को शैक्षिक संवर्धन गतिविधि प्रदान करना। कैसा एक्टिविटी? एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटी। सही तो है। शैक्षिक दृष्टिकोण से बच्चा जो है ना वृद्धि कर सके, एक्टिविटी करवाते हुए वैसी शिक्षण गतिविधि प्रदान कीजिएगा। अध्यापक केंद्रित जी नहीं, बाल केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित सही होता है। यही गलत है, यही उत्तर होगा सी नंबर। किससे बचना चाहिए? विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में परियोजना करने दीजिए, प्रोजेक्ट वगैरह। बेहतरीन है ना? आइए आगे बढ़ें। बढ़ गए? आगे थोड़ा हिसाब से बढ़िए, आगे में चौकी उकी होगा ना, टकरा जाइएगा, पलंग उलंग होगा नहीं। हाँ, एक ऐसा तंत्र, बोले तो ऐसा सिस्टम तैयार करने के लिए जो विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता, ए देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, हम खाना भी खाते हैं ना तो अलग अलग प्रकार का, रोज भाते थोड़े खाते हैं। भोजन विविधता, अंगा नुंगा सड़िया जो कसाते हैं ना दोस्त, वो हो एकदम कपड़ा विभिन्नता अलग अलग प्रकार का। तो बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता अलग अलग विभिन्न होगी कि नहीं? मतभेदी होगी ना, और समानता वाला होगा। सबका एक जैसा रूप रंग व्यवहार रुचि थोड़े ही ना होगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअलिटी को सम्मान दें, बिल्कुल देना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए इसके लिए? सभी विद्यार्थी के लिए मानकीकृत एक जैसा पाठ्यचर्या, किताबी दुनिया वाला। गलत। अधिगम गति, यानी उस बच्चे की गति सीखने की जो है, और परिप्रेक्ष्य अर्थात उनका जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया, उसमें विविधता को स्वीकृति दें। अर्थात बच्चे की जो परिप्रेक्ष्य है, बच्चे का जो नजरिया है, बच्चे को जब फीडबैक है, विविध विविध फीडबैक आएगा ना बच्चे का, बच्चा किसी क्वेश्चन के आंसर को बताएगा, अपने विचारधारा को प्रकट करेगा, तो विविधता आएगी, और विविधता को एक शिक्षक स्वीकृति दे रहा है, तो है ना बेहतरीन विकल्प, और यही उत्तर। सभी विद्यार्थी से अधिगम की निम्न अपेक्षा, यार सभी बच्चा विशिष्ट है अपने आप में। निम्न अपेक्षा सिर्फ परीक्षा में अधिक अंक लाना, गलत। और बी नंबर बेहतरीन है ना? बी फॉर बलूचिस्तान। हाँ, बी फॉर बैंड, हंसने वाला। विविध अधिगम परिप्रेक्ष्य, जहां पर शिक्षक क्या करेगा? व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएगा। शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का पालन करेगा। डिफरेंट टाइप का टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेथड का प्रयोग करेंगे। इसी कारण से तो पेडागोजी बीएड डीएड में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि व्यक्तिगत विभिन्नता को आप पहचान सकें, एक शिक्षक पहचान सके और उनके तदनुसार टीचिंग कार्य कर सके। बी, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है। अच्छा जी, ध्यान नहीं दे पाता है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, बोले तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ये चीज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट, छुदुर बुदुर ढेर करने लग जाता है वो। डैश मतहाने कहते हैं। डैश खाली जगह को भर लीजिएगा, थोड़ा मुस्कुरा लीजिएगा। नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है। जैसे बैठा एकदम 10 मिनट 5 मिनट एकदम छुदुर बुदुर करेगा। अभी आप लोग में से ही कुछ लोग होंगे एकदम निश्चित स्थान पे अपना घर पे बैठ के पढ़ नहीं पाते होंगे, मैंने
एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ पाते होंगे, बेचैन हो जाते होंगे। बेचैन वस्तुएं खो देता है, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? किसके संकेतक हैं? तो ध्यान नहीं दे पाता है, कहा ना ध्यान नहीं दे पाता है, तो अवधान न्यूनता, अटेंशन में डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। बेचैन रहता है, वस्तुएं खो देता है, दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है अभी हिंदी, तो इस तरफ ध्यान नहीं दे करके दूसरी तरफ अति सक्रिय हो जाता है, मोबाइल चलाने लग जाएगा, अन्य गतिविधि करने लगेगा, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ते पढ़ते गिरगिटिया दीवार पर देखने लग जाएगा, अलग ही दुनिया में खो जाएगा। डिस्ग्राफिया तो है नहीं, डिसलेक्सिया पठन वाक्य विकार नहीं है, विजुअल इम्पेयरमेंट तो है नहीं बच्चे को, तो क्या बच गया? एकमात्र विकल्प, 1 नंबर, ADHD, आसानी से दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक प्रकार का डिसऑर्डर है ना, क्षमता विकार। हम्म ऐसी अवस्था में क्या होता है? कॉन्स्ट्रेट करने में कमी आती, एकाग्रचित्ता, एकाग्रता की कमी, अधिक चंचल, छटपट छटपट, छुदुर बुदुर, अति सक्रिय, एकदम दूसरी गतिविधि में अधिक चंचलता, अधिक आवेग आ जाएगा, ऐसा देखा जाता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। श्रवण बाधिता वाला विद्यार्थी है, ये देखिए, बच्चे को हियरिंग करने में दिक्कत है, लिसन करने में, तो एक अध्यापिका को कैसा देखने वाली गतिविधि को अपनाना चाहिए ना, जिसे बच्चा देख के समझ सके। उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। अब चेहरा ना देख पाए तो इसका मतलब समझे, चेहरा यानी कि एक शिक्षक बोल रहे हैं तो बच्चा होठ का लिप्स रीडिंग के माध्यम से समझ पाएगा। बहुत बच्चे लिपसिंग के माध्यम से, क्योंकि उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, काफी जबरदस्त होते हैं। चाहे आप दृष्टि बाधित का बात करें या श्रवण बाधित का बात करें, एकदम तुरंत भाप जाता है। तो बच्चा होठ रीडिंग को भी पकड़ लेता है, मतलब देख तो सकता है ना, श्रवण बाधित है ना केवल। तो जब चेहरा नहीं देख पा रहे, शिक्षक एकदम बोलने के दौरान इधर एकदम माथा करके दाईं तरफ करवट होकर के या बोर्ड पर लिखते हुए कुछ बोल रहे हैं, तो वो श्रवण बाधित बच्चा होठों को तो नहीं देख पाया, चेहरे को तो नहीं देख पाया, इसीलिए यह दिया गया है आपका विकल्प, समझिए। और बेहतरीन है विकल्प, बाकी देखिए ना, बाकी गलत है। कहते हैं सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना। यार सांकेतिक भाषा हाथों के इशारे के माध्यम से तो देख तो सकता है ना, तो प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। कहता है सहायक तकनीकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बचना चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे चित्रांकन गतिविधि, टेक्नोलॉजिकल जो वस्तुएं होती हैं, मूर्त वस्तुएं, बच्चा उनको देख करके सीखेगा। और कह रहा है नहीं लागू कीजिए, बचना चाहिए, गलत। जानकारी प्रक्रमण के अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। देखिए, जो श्रवण बाधित है बच्चा, जो भी दृष्टि बाधित है, उनके लिए एक लिपिक भी होता है, एक टंकन एक्स्ट्रा बच्चा जाता है साथ में एग्जाम में, और उन्हें अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। मानते हैं यह बात, देखा है ना आपने जी? तो अतिरिक्त समय दिया जाता है समावेशी कक्षा में उन विद्यार्थियों को, तो यह गलत हो गया, अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो 1 नंबर, बोलना, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब वो जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा उस शिक्षक का चेहरा नहीं देख पाता है, मतलब होठ का लिपसिंग रीडिंग करके बच्चा सीखेगा। अतः 1 नंबर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। वैसे भी आप विकल्पों को कम से कम काटें, जो बच जाए ना उसके ऊपर ध्यान एकाग्रचित करें। आइए, कहते हैं ऐसी एक्टिविटी गतिविधि का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि अर्थात इंसाइटफुल, जैसे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? कोहलर ने सुल्तान नामक बनमानुस पर प्रयोग किया था। इंसाइटनेस थ्योरी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अच्छा छोड़िए, फिलहाल तो अभी देखते हैं क्वेश्चन को।
वैसी एक्टिविटी गतिविधि का चयन करें, चुनाव करें जिसमें अंतर्दृष्टि यानी मानसिक रूप पे बच्चा तर्क वितर्क करेगा, तभी तो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अंतर्दृष्टि समझ और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है। वे किसे समुन्नत यानी गुणवत्तापूर्ण बढ़ावा देना चाहती हैं। तो क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता को, क्योंकि विविध प्रकार के उत्तर बच्चा देने की संभावना। आप खुद सोचिए ना, अंतर्दृष्टि जब आएगी तो सृजनात्मकता नहीं होगा। ये प्रतिस्पर्धा गलत, निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव ओनली बी नंबर। कहता है परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को क्या मारिएगा, पीटिएगा, दंड दीजिएगा, हतोत्साहित कीजिएगा, सजा दीजिएगा? यार, उन्हें सहायता दीजिएगा। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता यानी इंडिविजुअलिटी के अनुसार सहायता देनी चाहिए। उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। कहता है भेज देना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में, समावेशी कक्षा का हनन, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, दंड देना चाहिए। गलत 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 गलत, एकमात्र सही भी। एसर्शन स्टेटमेंट दिया गया अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, कैसा? मीनिंगफुल, मीनिंगफुल लर्निंग। नई सामग्री को बच्चों के मौजूद ज्ञान से अर्थात प्री नॉलेज से, पूर्व अनुभव, पूर्व अधिगम से जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल सही, जोड़ा जाना चाहिए प्री नॉलेज से। कहता है अधिगम एक रैखिक तरीका, आज भी हमने बताया, चक्राकार। चाय के दुकान से भी सीख लेगा बच्चा, विद्यालय से सीख सकता है, घसकटनी, बोझतौरनी, या फिर गाय के बथानी से, रामखेला बना के दुकानी से, किसान, खेती, हर जगह से सीख लेगा बच्चा कुछ ना कुछ, अधिगम कर लेगा। अधिगम और एक रैखिक नहीं, चक्राकार होनी चाहिए, स्पाइरल, सर्कुलर, अर्थात कहीं से भी व्यापक रूप में बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समाज से सीख लेता है। तो यह विकल्प गलत, लीनियर कह रहा है, और एक नंबर सही असर्शन जो कि सी में है, ए सही आर गलत। नेक्स्ट बढ़े। अच्छा, ये आपने देख लिया ना। अ, अ, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? किस धारणा को, सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? कौन सा कॉन्सेप्ट को? तो विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करने के लिए, यार अंतर्दृष्टि कहाँ से पैदा होगी? दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं कोई क्या? हाँ, ये तो गलत बातें हैं कि दूसरों से बेहतर हम अपने आप को साबित करने के लिए सफलता प्राप्त करते हैं। ये गलत है, इसको चुनौती देना चाहिए। यही उत्तर। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, सही है। सफलता को संकल्पित यानी संकल्पना से जोड़ते हुए, कंसेप्चुअल सक्सेस करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्र को भी ध्यान देना चाहिए। बोले तो कॉग्निटिव वाला, भावात्मक अफेक्टिव, और कोनेटिव डोमेन, या साइकोमोटर, बीएस ब्लूम में दिया है ना, बीएस ब्लूम ने 3 क्षेत्र। तो भावात्मक क्षेत्र को भी महत्व देना चाहिए, सही बातें हैं। एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है, उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा, अर्थात प्रतिभाशाली विद्यार्थी और मूढ़ बालक दोनों का सम्मान हो रहा है। तो सही तो है, कहाँ दिक्कत है दोस्त? तो दूसरों से बेहतर प्रमाणित करने की सफलता प्राप्त करें, ये चीजें। स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी बेटर देन अदर्स। तो इस चीज को चुनौती दीजिए, दूर कीजिए, निगेटिव चुनिए, और यही निगेटिव है, एक नंबर।
किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में क्या नहीं करना चाहिए? आइए, क्या नहीं करना चाहिए? तो देख लें, नेगेटिव को चुनिए। गैर उदाहरण और अपवाद के सम्मिलन का वर्जन करना। कहते हैं एक्सक्लूड, छोड़ दीजिए। नॉन एग्जाम्पलर्स, नॉन एग्जाम्पलर्स का आज भी हमने गैर उदाहरण बताया है ना ऑफलाइन कक्षा में। गैर उदाहरण का मतलब क्या होता है? गैर उदाहरण अर्थात बाहरी दुनिया का उदाहरण, बाहरी जीवन से लेना उदाहरण। जब आपको उदाहरण और गैर उदाहरण आ जाएगा एक ही विकल्प में, तो ऐसे समझिएगा, तो उदाहरण मतलब किताबी जीवन वाला और गैर उदाहरण मतलब बाहरी जीवन वाला। और अपवाद के सम्मिलन, एक्सेप्शंस का वर्जन करना, यानी प्रतिबंधित कर देना। यार बच्चा सीखेगा फिर कहाँ से, कैसे? सृजनात्मक समझ विकसित नहीं होगी यदि आप गैर उदाहरणों को, बाहरी जीवन के उदाहरण, प्रासंगिक वातावरण के उदाहरण को नहीं लेंगे। तो विद्यार्थियों को कार्यकरण, काउज इफेक्ट रिलेशनशिप के संबंध को तलाशना, तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आएगी। विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंध को रेखांकित करें। सह संबंध अर्थात एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए मस्तिष्क रूपी ज्ञान पटल पर रेखांकित करेगा। सही तो है। रूपकों का विभिन्न क्षेत्र, रूपक बोले तो एनालॉजिकल, आइडेंटिकल, एक वस्तु का दूसरे जैसा। जैसे पूरी पृथ्वी नहीं पा रहे हैं तो ग्लोब दिखा देते हैं, वो उसका समरूप होगा। क्या होगा? समरूपी, समरूपक या रूपक। तो विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग, विभिन्न क्षेत्र व एक ही क्षेत्र, विद इन डोमेन्स। कहता है यूज ऑफ एनालॉजीज अक्रॉस एंड विद इन डोमेन्स। रूपकों का विभिन्न क्षेत्र के साथ प्रयोग करना। और किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं तो उस एक क्षेत्र की उपयोगिता को बताना, एक ही क्षेत्र की उपयोगिता। तो यह भी पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? डी नंबर। और उत्तर होगा ये। देखिए ना, गैर उदाहरण आपका दिया गया ना, सबसे दमदार नेगेटिव। मतलब कि गैर उदाहरण को वर्जित किया जा रहा है। यार हर गतिविधि को ना शामिल कीजिएगा, हर प्रकार के उदाहरण। और बाहरी दुनिया से ही नहीं जोड़िएगा तो बच्चा कहाँ से सीख पाएगा बेहतर रूप से? तो कहता है अध्यापिका को किससे बचना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो यही तो नहीं करना चाहिए कि गैर उदाहरण को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को इस विकल्प से जोड़िए कि गैर उदाहरण को वर्जित नहीं करना चाहिए, एक्सक्लूड, छोड़ देना नहीं चाहिए। डी नंबर। अच्छा, आप कहेंगे रूपकों का मतलब जैसे मानचित्र उठा लीजिए आप, भारत का नक्शा, तो वो मानचित्र रूपक होगा, समरूप होगा, समरूपी होगा। अब भारत में, जैसे भारत के नक्शे में, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये देखिए भारत कितना डरावना जो है ना मेरा नक्शा बन गया। जैसे बिहार के क्षेत्र को दर्शाना है तो एक ही क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, और भारत में विभिन्न विभिन्न राज्य को दिखाना है तो विभिन्न क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो दोनों का प्रयोग करेंगे, ये सही है, इसे गलत समझने की भूल ना करें। 25 नंबर, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक, कौन सी रणनीति, स्ट्रैटेजी, टेक्निक एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? किस पर बल देना चाहिए, किसको बढ़ावा देना चाहिए? तो संरचनात्मक अन्वेषण। देखिए कितना पॉजिटिव विकल्प है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी पर आधारित कॉन्सेप्ट का संरचना, रचनात्मक गतिविधि की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। आप कहेंगे उद्दीपक प्रतिक्रिया, यार पहले कर्म करवाइए ना, अनुक्रिया। रट्टा मारना, दूसरों से ज्यादा अंक लाने वाली गतिविधि, गलत बातें। अन्वेषण, खोजी उपागम। निम्न में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा, क्या बोला जा रहा है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है। ये देखिए, आपसे यदि पूछता भाई बाह्य अभिप्रेरणा, तो पुरस्कार, दंड, सजा, इनाम,
नकद पुरस्कार, भय या असफलता, ये सब होता बाह्य अभिप्रेरणा। आपसे पूछ रहा है बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा कौन है? तो इंटरेस्ट, रुचि, ये सब तो बाह्य चीजें हैं, समाज ने बनाई हैं। आपके अंदर यानी शरीर के अंदर जो होंगी वो रुचि होगी, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा जा रहा है। बी नंबर। निम्न में कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा, बाधा उत्पन्न करेगा? तो निराशा, नेगेटिव चुनिए ना। उत्सुकता पॉजिटिव, कृतज्ञता, कार्य के प्रति समर्पण, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होना सही है। जिज्ञासा, निराशा, भय वाला वातावरण, होपलेस, डी बाधा। आइए कहते हैं क्वेश्चन, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन यानी कलरलेस नहीं है। जल क्या है? रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। अध्यापिका के पूछे जाने पर बच्चा क्या बोलता है कि मैंने नाले में देखा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ कलर होता है, रंगहीन नहीं होता है। माने कि मटमैला कलर, नाली में हो काला काला गंदा पानी नहीं होता है, बहता है। वही क्वेश्चन उसी से जोड़ रहा है कि बच्चे ने जो है ना बताया कि नहीं 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 नहीं, कलरहीन नहीं होता है, माने कोई ना कोई कलर होता है। जैसे नाली में जो बहता है ना पानी, वो काला काला टाइप का होता है। तो ऐसा संदर्भ दे करके शिक्षिका को बोल रहा है एक बच्चा। तो बच्चे की इस भ्रांति, इस गलती पर अध्यापिका क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो यार उसे अपनाइए, अपनाते हुए सुधार करवाइए, उसे अन्य अन्य विषय वस्तु दिखलाइए। उसके इस तर्क को क्या करेंगे ना, आप सम्मान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि नकार दीजिएगा। तो बोल देना चाहिए उसका तर्क निराधार है, कोई आधार ही नहीं है। सरपट बच्चे को गलत बता देना बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन है। उसका जवाब को अपना लेना चाहिए, यानी सम्मान देना चाहिए। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ कॉलिंग द वाटर कलरलेस। और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। जल के रंगहीन होने का रंगहीन, तब अच्छा उसके विचार को अपना लेगी और तब शिक्षिका विभिन्न उदाहरण से बताएगी, तो बेटा जल जो है ना रंगहीन होता है। तो ऐसा तर्क जो है ना प्रस्तुत करेगी, ऐसे एग्जाम्पल शिक्षिका भी दिखाएगी। कहते हैं केवल एक ही सही जवाब जो कि रंगहीन है पर जोड़ देना चाहिए। अर्थात मारेंगे रे कनखरा कहीं का कजरैठा, कलरहीन होता है। समझा बात को? इतना वो याद कर लो, समझ में नहीं आया? समझना भी नहीं है, उतना फुर्सत नहीं है। एक ही बात पर जोड़ दे करके कह दीजिए कि जल रंगहीन है, सही जवाब यही होगा। ऐसे थोड़े होता है। बच्चों में कॉन्सेप्ट दीजिए आप, पहले तो उसे सम्मान दीजिए, उसकी इस भ्रांति को, संभ्रांति, निगेटिविटी को। तो यह भी गलत। और सी नंबर द वेस्ट। बहुत बेहतरीन प्रश्न। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम बोले तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया किसने दिया हुआ है? वाइगोत्स्की दिया है ना। तो सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना, कल्चरल टूल्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हुए पठन पाठन करवाना। सामाजिक कारक जिसमें कि भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, सहयोगात्मक गतिविधि, सहकारी गतिविधि, जिससे संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार होता है। अधिक प्रतिभाशाली और अर्थपूर्ण होगा क्या? अधिगम, लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा एंड अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल होगा। कब? जब बच्चे को संदर्भ से जोड़ा जाए, कॉन्टेक्स्ट से, यह संदर्भित रूप में जब होगा। बिल्कुल बेहतरीन उत्तर। कहता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी प्रदर्शन करना, लोगों को दिखाने वाला अभिमुखी प्रयास।
अधिगमकर्ता बाह्य कारक से अभिप्रेत हो, अर्थात टॉफी, अर्थात क्या इनाम, नकद पुरस्कार, अगली कक्षा में रिजल्ट पाने के लिए प्रोन्नति, ये सब क्या है? बाह्य मोटिवेशन के उदाहरण के रूप में बाह्य कारक। जानकारी और संबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाए। कैसा? डिस्कनेक्टेड चंकिंग, अर्थात बाह्य वातावरण से जोड़ा नहीं जा रहा है, और संबंधित खंड जो जुड़ा नहीं है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, उससे जोड़ के पढ़ाइएगा क्या? तो अधिगम सबसे बेहतरीन प्रभावशाली होगा, अर्थपूर्ण होगा नहीं ना? बात बुझ गई नहीं ए देवता पितौर? 1 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़े, आगे करना बढ़िएगा। ये तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कहने का समय आ गया। आगे बढ़ना है आपको कि हमारी मेहनत को आप भी करें साकार और कर दें लोगों के ग्रुप में शेयर, और हमारी भी कर दें नैया बेड़ा पार, और दूसरे मित्रों के भी।